वेलकम बैक। सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की वजह से मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ, लेकर ऊष्मा का सेकंड पार्ट जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। क्लास स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, एक और बात, सब्सक्राइब करने के बाद कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो घंटी वाला बटन भी ज़रूर प्रेस करें। कुछ लोग नहीं करते हैं, तो क्या है, हमारा नया नोटिफिकेशन आ नहीं पाता है, फिर उसमें वो ऑल वाला ऑप्शन है, उसको दबा दें। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड पार्ट। मैंने आप लोगों को कल गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा का बताया था कि भाई इनमें अंतर क्या होता है। अब हम बात करते हैं आगे ताप की। टेम्परेचर, ताप। देखिए, ताप को मापने के लिए यानी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मामीटर आता है। हम सब लोग जानते हैं थर्मामीटर में पारा भरा होता है, पारा ऊष्मा पाकर फैलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो तापमान को हम नाप पाते हैं, क्योंकि पारा चढ़ता है। अच्छा, एक मैं और आपको बात बताऊं, तापमापी बनाना बहुत ही आसान है। पहले तापमापी के बारे में कुछ बात हल्का से बता दूं ताकि आप इसको आगे और ज़्यादा बढ़िया से कर सके। देखिए, तापमापी क्या होता है, ताप को मापने का उपकरण है। दो प्रकार की तापमापी होती है, एक होती है डॉक्टरी तापमापी और एक होती है सामान्य तापमापी। सामान्य तापमापी से कमरे का तापमान नाप सकते हैं, क्योंकि उसका पारा हमेशा अप डाउन होता रहता है। जबकि डॉक्टरी तापमापी का यही अंतर है कि एक बार पारा जब ऊपर तक चढ़ जाता है, उसके बाद वो नीचे नहीं आता है, फिर उसको छिड़क कर नीचे करना पड़ता है। हालांकि आजकल तो डिजिटल तापमापी यानी थर्मामीटर आते हैं, लेकिन जो पारा वाला जो तापमापी होता है वो बिल्कुल इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं ताप के मापन की। ताप के मापन की मूल 3 विधियां हम लोग काम में लेते हैं। पहला है फ़ारेनहाइट, इसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। दूसरा है डिग्री सेल्सियस और तीसरा है केल्विन। ये 3 स्केल हम लोग ताप को मापने के लिए काम में लेते हैं। तीनों स्केल बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ, हमेशा की तरह। देखिए, तापमापी बनाना बहुत आसान है ना। हम अपने दिमाग में एक छोटी सी तापमापी बना सकते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि पुराने टाइम में माना जाता था दुनिया में सबसे ठंडी चीज़ क्या है, बर्फ़ है। बर्फ़ से ठंडा कुछ होता नहीं है। इसीलिए पुराने टाइम में बर्फ़ के तापमान को 0 मान लिया गया था और वहीं से स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में हम जानते हैं कि जैसे ही पानी बॉईल होने लगता है, उसका तापमान 100 डिग्री पर फिक्स हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो फिर उस समय कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं थी, तो उन्होंने कहा सबसे गर्म चीज़ तो यही लग रही है, तो उसको 100 मान लिया था। तो जब इसमें एक छोटी सी पाइप में पारा भर दिया, पारा भरने के बाद पहले इसको बर्फ़ पे रखा, तो ये पारा जहाँ पर स्थित हुआ उसको हमने 0 मान लिया। उसके बाद इसी तापमापी को उबलते पानी में डाल दिया और उबलते पानी में धीरे धीरे चढ़ते यहाँ तक चढ़ गया, मान लो इसको 100 मान लिया। और इसके बीच में छोटे छोटे अंशांकन कर दिए 0 से 100 तक, बस बन गया। और इसी से हम फिर अलग अलग तापमान को मेजर करते थे। तो ये उस जमाने में, तो ये डिग्री सेल्सियस वाला स्केल तो इस तरह से बना। बाद में क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने सोचा नहीं यार, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि बर्फ़ से भी तो नीचे होता है, यानी बर्फ़ में भी तो कुछ ऊष्मा है जो बर्फ़ से भी हम ले सकते हैं। अगर बर्फ़ से ठंडी चीज़ अगर बर्फ़ से बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़, मतलब मान लीजिए 0 डिग्री तापमान पे ये आइस है, और इससे ठंडी चीज़ यानी -10 डिग्री सेल्सियस की कोई चीज़ अगर हम बर्फ़ के पास रख दें, तो ये -10 डिग्री सेल्सियस की चीज़ तो इससे तो ठंडी है, तो ये क्या करेगी कि बर्फ़ से ऊष्मा ग्रहण करना शुरू कर देगी। इसका मतलब बर्फ़ भी ऊष्मा दे सकता है। क्या ज़बरदस्त बात है। वैज्ञानिकों को जब पता लगा तो वैज्ञानिकों ने कहा यार ढूंढो अच्छी तरह कि वह कौन सा तापमान है जिस पर पदार्थ अपनी संपूर्ण ऊष्मा का त्याग कर देता है। ओरिजिनल 0 तो वो होगा। तो वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट करके लगाया कि ये तापमान नीचे जाते जाते जब -273 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है ना, तब जाके वस्तु की संपूर्ण ऊष्मा समाप्त हो जाती। उसके बाद आप इससे ऊष्मा ले ही नहीं सकते। इसको उन्होंने कहा ये है ओरिजिनल वाला 0, यानी कि परम शून्य ताप। इसको 0 केल्विन भी बोलते हैं। अगर हम यहाँ से गणना करें तो हम देखेंगे कि केल्विन का जो तापमान है, जो केल्विन है, ये क्या है, कहाँ से शुरुआत हो रहा है, 0 से, जबकि 0 केल्विन से, जबकि धीरे धीरे चढ़ते यहाँ तक जाएंगे तो 273 केल्विन बन जाता है। मतलब कि अगर इसको नीचे लेके जाओगे डिग्री सेल्सियस में तो 0 केल्विन के पास -273 डिग्री, लेकिन जैसे ही 0 केल्विन को ऊपर लेके जाओगे तो 273 केल्विन को हम क्या मान लेते हैं, 0 डिग्री। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें अंशांकन तो समान होते हैं,
लेकिन ये ओरिजिनल शून्य वाला ताप है। यहाँ से बड़े सारे प्रश्न बनते हैं। पहले एक दो प्रश्नों का हम हल्का सा देख लें कि वह ताप जिसके नीचे वस्तु की ऊष्मा संभव नहीं, या वह ताप जिस पे वस्तु अपनी संपूर्ण ऊष्मा का त्याग कर देता है, कौन सा है? 0 केल्विन। ठीक है, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर 0 केल्विन से नीचे का ताप संभव है क्या? तो पूरे ब्रह्मांड में 0 केल्विन से नीचे का ताप संभव नहीं है। यानी आप उसमें जब ऊष्मा ही नहीं बचेगी तो आप उसमें से ऊष्मा कैसे खींचोगे? इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे 0 केल्विन कहा। तो केल्विन क्या है? ताप मापने की SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, हर जगह प्रयोग में आती है, परंतु ज़्यादातर पॉपुलर यूनिट डिग्री सेल्सियस होती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर कोई डिग्री सेल्सियस में किसी भी तरह का तापमान दिया हो, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है, तो आप अपनी जेब से उसमें 273 जोड़ देना। 273 जोड़ते ही वो किस में बदल जाएगा? केल्विन में बदल जाएगा। जैसे इसमें 273 जोड़ो, 5 और 3 8, 298 केल्विन हो गया। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस कह लो तो ठीक, और 298 केल्विन कह लो तो ठीक। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, हम तो जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, बट क्वेश्चन आ गया था कि केल्विन में बताओ, तो क्या है? इसमें तो बस जोड़ना ही था 273। तो जैसे ही आप इसमें 273 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 7 और 3 10 को 0 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11 हासिल फिर से 1, 2 और 1 3, 310 केल्विन। तो 310 केल्विन कह दो, 37 डिग्री सेल्सियस कह दो, या 98.6 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कह दो, ही की बात है। तो ये अलग अलग तापमान है, अलग अलग स्केल है। मैं आज आप लोगों को तीनों स्केल में एक रिलेशन बताता हूँ। उस रिलेशन को हम पानी के क्वथनांक और पानी के हिमांक, इन दोनों से समझेंगे। यानी कि बर्फ का अंतिम पॉइंट या बर्फ का गलनांक। ठीक है, तो मैं लिख दूं जरा, उसके बाद में इसको हम हल करते हैं। ठीक, तो बर्फ का गलनांक, और इधर लिख देते हैं पानी का क्वथनांक। पानी का क्वथनांक। इस पूरी क्लास में आपको बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही शानदार बातों का उल्लेख किया जाएगा, जिस पे कम से कम 10-12 प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मैंने एक पूरे की पूरे क्लास में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा बर्फ का गलनांक। हम सब लोग जानते हैं बर्फ का गलनांक अगर डिग्री सेल्सियस में लें तो 0 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है, और पानी का क्वथनांक अगर डिग्री सेल्सियस में लें तो 100 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दें तो यही 273 केल्विन हो जाता है, जबकि ये 373 केल्विन हो जाता है। 373 केल्विन। तो कोई पूछ ले कि बर्फ का गलनांक केल्विन में कितना होगा, था 273। पानी का क्वथनांक केल्विन में कितना होगा, 373। लेकिन एक और चीज़ है, वो चीज़ है डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट में बर्फ का गलनांक कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक बार मैंने ना ग्रुप में भी पूछा था, ज़्यादातर लोग बता नहीं पाए थे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ से हमें कैलकुलेशन, एक रिलेशन प्राप्त करना है। तो 32 डिग्री सेल्सियस तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, बर्फ़ का गलनांक होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। जबकि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये पानी का क्वथनांक होता है फ़ारेनहाइट में। अब देखिए तीनों में रिलेशन। एक तो पहली बात, इनका अंतर कितना है, 100। इसका अंतर कितना है, 100। लेकिन इसका अंतर कितना है, 180। ख्याल से क्लियर हो गया होगा, 180। अब जरा इसमें रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। रिलेशन कैसे बनेगा, बड़े वाले मान को नियत मानकर छोटे वाले मान को, जो संगत छोटा वाला मान है, घटा देते हैं और अंतर का भाग देते हैं, सभी समान हो जाएंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बड़े वाले मान को नियत मानकर उसमें से छोटे वाले संगत मान को घटा देते हैं और अंतर का भाग दे देते हैं, तो सभी समान हो जाएंगे। देखिए कैसे, 100 डिग्री सेल्सियस इसको नियत मानते हैं, डिग्री सेल्सियस में से घटाया 0 और भाग दे दिया हमने अंतर का, 100 का। ये समान हो जाएगा किसके, नीचे वाले का। इसका भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, बड़े वाले को नियत मानते हैं और नियत मानने के बाद में इसमें से छोटे वाले को घटा देते हैं, 273, और बटे में अंतर का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। ये आपके पास अंतर का भाग हो जाएगा कितना, 100।
इसी तरह तीसरे को भी करते हैं, ठीक है। देखना मैं ऊपर वाला मिटा दूं, इसी तरह तीसरे को भी करते हैं। आप देखिए ध्यान से, इसको नियत मानकर बड़े वाले को और उसमें से घटा देते हैं 32 और उसके बाद में पुनः किसका भाग दे देते हैं अपने 180 का। इस तरह से तीनों में ये रिलेशन प्राप्त हो गया। ओके, यहाँ से हजारों तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आपको परीक्षा में एग्जाम में क्या पूछेगा, आपको एग्जाम में किसी दो के मध्य ही अंतर पूछेगा, लेकिन यहाँ से हम बहुत सी बातें बता सकते हैं। यहाँ से हम क्या क्या बता सकते हैं, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो पैमाना है, इस पैमाने के हिसाब से आपसे वो प्रश्न पूछ सकता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट, अर्थात जो फ़ारेनहाइट पैमाना है उस पर बर्फ़ का गलनांक कितना होगा 32 डिग्री सेल्सियस। जो मैंने आपको ये नीचे बना के दिया था उसमें से हजारों प्रश्न बनते हैं। ये बनता है कि पानी का जो क्वथनांक है फ़ारेनहाइट में कितना है, 212 डिग्री, ठीक है, फ़ारेनहाइट। इसी तरह से बाकी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब रिलेशन बना के देखते हैं। अगर आप डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दोनों को लीजिए, बाकी इसको भूल जाइए। तब आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, C-0/100 बराबर K-273/100। 100 से 100 कट जाएगा, है ना, और जीरो का कोई लेना देना तो है नहीं, तो आपके पास आ जाएगा C बराबर K-273। K का मतलब केल्विन, C का मतलब सेंटीग्रेड या सेल्सियस। अब आपको अगर वो पूछ ले कि 298 केल्विन में 298 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, तो आप क्या करोगे, K की जगह 298 रख देना, C अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है, K की जगह रखो 298, तो ये हो जाएगा C बराबर 298 माइनस 273। अब जब 298 में से 273 घटाएंगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, ठीक है, 9 में से 7 गया 2, 25 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर केल्विन में दिया हो तो 273 घटा देना, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो 273 जोड़ देना, केल्विन हो जाएगा। ये तो 9th क्लास की बुक में है, बहुत ही शानदार बनता है। लेकिन काश कि इतना आसान पूछा जाता, ऐसा नहीं है। हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी संबंध स्थापित करेंगे अभी 1 मिनट में। ये देखिए कैसे, इसको भूल जाइए बीच वाले को, तो आपके पास आता है C-0/100। अब जीरो का तो कोई लेना देना है नहीं, इसको भूल जाइए, ठीक है, बराबर F-32/180। 180 को उधर लेके जाइए, आपके पास हो जाएगा 180/100 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32। 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 18 और 2 × 5 = 10। ओके, आपके पास कितना आ गया, 9/5C बराबर F-32। अब अगर आपको कोई कहे कि बताइए 37 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, करना क्या है, बस C की जगह 37 रख देना, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो देखो मैं रख के दिखाता हूँ, 9 × 37/5 बराबर F-32। इसको गुणा करके देखिए, 9 × 7 = 63 हासिल 6 और 9 × 3 = 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू F-32। अब 5 के आप भाग दे दीजिए, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, और फिर से 5 × 6 = 30 बराबर कितना हो जाएगा, F-32। -32 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +32, तो ये हो जाएगा 66.6 + 32 बराबर हो जाएगा फ़ारेनहाइट। जोड़ें तो कितना होता है, 6 और 2 8.6 हो गया, 3 और 6 3 9, 98.6 ये डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त हो गया आपके पास। फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आ गई, 98.6। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यानी इस सूत्र से ये भी आप कर सकते हो। अच्छा, इस सूत्र से आप केल्विन और फ़ारेनहाइट में भी ज़बरदस्त रिलेशन प्राप्त कर सकते हो। मान लो कोई चीज़ आपको केल्विन में दी हो तो आप उसको बिना डिग्री सेल्सियस में बदले फ़ारेनहाइट में बदल के डायरेक्ट निकाल सकते हो इस सूत्र से। ये जो सूत्र आपके पास रखा हुआ है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, K-273/100 बराबर F-32
32/180। वेरी सिंपल है, ये उधर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये चीज़ ब्रैकेट में आ जाएगी, 180 ऊपर आ जाएगा। ओके ठीक है, समझ गए ना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 में 18 और 2 5 10। आप चाहे तो 5 को इधर ले जा सकते हैं। वैसे तो अगर आपके पास केल्विन में मान दिया हो, यहाँ रख के पुट करके सीधे उसमें से घटा कर, ओके, और इससे आप हल कर सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है। नहीं तो कोई बात नहीं, सीधे केल्विन को पहले डिग्री में कन्वर्ट करें और फिर डिग्री सेल्सियस के बाद में उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। ये तो था कन्वर्जन। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो काल्पनिक प्रश्न यही बनता है कि बर्फ और जल, बर्फ के गलनांक और जल के क्वथनांक का अंतर डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है, आप बताओ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिया था, ये एक सवाल है कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में अंतर कितना है, बताओ। बर्फ के गलनांक और पानी के क्वथनांक का अंतर डिग्री फ़ारेनहाइट में बताओ। ए ऑप्शन आपके पास होगा 180, बी ऑप्शन होगा 212, सी ऑप्शन होगा 32, डी ऑप्शन होगा 273। अब आप लोग बताइए फ़ारेनहाइट में दोनों का अंतर कितना होगा। अभी बताया था मैंने, एक टेबल बनाई थी उसमें बताया था। बताइए, ऑप्शन दीजिए नीचे। और बहुत कम सदस्य दे रहे हैं, और दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। 180 डिग्री फ़ारेनहाइट इन दोनों का अंतर होता है। इसी तरह से एक प्रश्न और पूछ सकते हैं कि केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट के अंकों का बर्फ के गलनांक के परिप्रेक्ष्य में डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के अंकों का अंतर कितना है। तो भाई आप देख लीजिए कितना होगा। आपके पास ए ऑप्शन दे दिया 32, बी ऑप्शन दे दिया 273, सी ऑप्शन दे दिया 100, डी ऑप्शन दे दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप लोग बताएं, सोचें कितना होगा। सिर्फ अंकों का अंतर पूछा है, इसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना अंक कितना है। तो भाई 273 क्या होता है, 273 केल्विन, हाँ। और ये तो पानी का बर्फ़ का गलनांक है, जबकि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, पानी का गलनांक। उसने अंकों का अंतर पूछा, तो अंकों का अंतर तो आप यहाँ से घटा के बता ही सकते हैं कि कितना होगा। यानी हमारे तीनों ऑप्शन में वो अंक तो है नहीं, इसका मतलब इसका उत्तर कितना होगा, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरह से आपको सिर्फ फॉर्मूले के बेस पर अंतर भी दे सकते हैं। वो जो मैंने आपको बताया था तीनों पॉइंट, है ना, वो आप चाहें तो बैक करके और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आफ्टर क्लास जब ये वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। बहुत ही इसमें से प्रश्न निकलते हैं काफ़ी सारे। तो ये तो था ताप से संबंधित कुछ बातें। अब एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ नियम। उन नियमों को हम बड़े ही सरल रूप में करेंगे, जैसे मेरे गुरुजनों ने मुझे बताया, मैं भी आपको बिल्कुल उसी तरह से बताऊँगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। शून्य नियम क्या कहता है, ये 12वीं क्लास का पार्ट जरूर है, लेकिन इसमें से कुछ भाग परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। एक दो भाग मैंने देखे हैं, इसलिए सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। जरा ध्यान से देखिएगा। नियम क्या कहता है, शून्य नियम क्या कहता है कि जब दो पदार्थ किसी तीसरे पदार्थ के साथ ऊष्मीय संतुलन पर होंगे तो ये आपस में भी ऊष्मीय संतुलन पर होंगे। इसके लिए एक प्रैक्टिकल छोटी क्लासों में, मतलब 12वीं क्लास में है कि भाई पहले दो ये पदार्थ है, इसके बीच में ऊष्मा अवरोधक पर्दा रखा हुआ है। जब ये ऊष्मा अवरोधक पर्दा रखा हुआ है तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन जैसे ही इन दोनों को हम उठाकर यहाँ रख देते हैं तो क्या होता है कि इनमें ऊष्मा का आदान प्रदान होने लग जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों की ऊष्माएं समान हो जाती हैं। हम सब जानते हैं उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर ऊष्मा चलती है, पिछली क्लास में मैंने बताया। तो इस तरह से ये ऊष्मीय साम्य स्थापित हो जाता है। कौन सा साम्य स्थापित हो जाता है, ऊष्मीय साम्य स्थापित हो जाता है। अब उसके बाद एक तीसरा निकाय रखते हैं और इसके बीच में फिर से क्या करते हैं, वही ऊष्मीय पर्दा वापस रख देते हैं ताकि इनके बीच में कोई ऊष्मीय आदान प्रदान ना हो। अब तीसरा निकाय से ऊष्मीय आदान प्रदान दोनों में होने लग जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये तीनों ही ऊष्मीय साम्य स्थापित कर लेते हैं, है ना। अब उसके बाद में इस पर्दे को उठा के पुनः इसके बीच में रख देते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि इनके बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, यानी ये भी ऊष्मीय साम्य पे है। ऐसा नहीं है कि भाई तीसरे के साथ तो ये है लेकिन आपस में नहीं है, ये तीनों आपस में है। मतलब ऊष्मा की मात्रा हर जगह समान हो जाती है, यानी एक समय के बाद ऊष्मा अपना साम्य स्थापित कर लेते हैं। इसे आम भाषा में देखते हैं, अगर सर्दियों के दिनों में आप
सर्दियों के दिनों में मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है ना, और आपने गरम गरम चाय उतारी है, थोड़ी देर आप रख के देखिए चाय का तापमान कहाँ हो जाएगा, चला जाएगा, आप खुद बताइए, वातावरण में चला जाएगा, और चाय भी वातावरण के बराबर तापमान की हो जाएगी, कुछ समय बाद ठंडी हो जाएगी एकदम। अब उल्टा करके देखिए, गर्मियों के दिनों में फुल ठंडा पानी लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस वाला, जबकि बाहर का तापमान तो 40 डिग्री के आसपास है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वातावरण से तापमान मतलब ऊष्मा किस में चली जाएगी, जल में चली जाएगी, और उसके बाद जल का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं शून्य नियम, कि भाई ऊष्मा हमेशा ऊष्मीय साम्य पर रहेगी। जब तक तो आप कार्य करोगे ऊष्मा बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी, जो भी है कार्य करने के बाद में, लेकिन जैसे ही कार्य करना बंद करोगे एक नियत रखी हुई वस्तु की हमेशा ऊष्मीय साम्य पर रहेगी। ओके, ये तो था ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो आपको मैंने पहली क्लास में बता ही दिया था कि निकाय की ऊष्मा कभी भी ना तो ऊष्मा को नष्ट कर सकते हैं, ना ही ऊष्मा को हम उत्पन्न कर सकते हैं। इसे केवल और केवल क्या करते हैं, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊष्मा सदैव नियत रहती है, वो कभी न घटती है न बढ़ती है, यही है। तो इसको मैंने इस तरह से बताया था कि निकाय को दी गई ऊष्मा कहाँ चली जाती है। कुछ लोग कहते हैं भाई हमने तो इतनी सारी ऊष्मा दी और कार्य तो थोड़ा सा हुआ, तो भाई कार्य थोड़ा सा हुआ तो थोड़ी सी ऊष्मा क्या हुई, वो उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हुई। इसका मतलब जो भी ऊष्मा हमने दी है उसका एक हिस्सा कार्य करता है और दूसरा हिस्सा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। और मैंने बताया भी था कि ऐसा ऊष्मा का इंजन बनाना असंभव है जो 100% एफिशिएंट हो, 100% एफिशिएंट हो। ठीक है, ये तो था प्रथम नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है कि भैया ऐसा ऊष्मा का इंजन बनाना असंभव है जो संपूर्ण कार्यकारी पदार्थ को वर्क में बदल दे। बात वही है, यानी कुछ हिस्सा तो निकलेगा ही। ऐसा ऊष्मा का इंजन बनाना असंभव है जो 100% एफिशिएंट हो और जो किसी भी उसको कार्य को 100% ऊष्मा को कार्य में बदल दे। ऐसा ऊष्मा का इंजन इम्पॉसिबल है बनाना। तो ये हमारा ये थर्ड लॉ था भाई। सेकंड लॉ क्या कहता है, ये रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय नियम पहले मैं बताया था। द्वितीय नियम क्या, ऐसा ऊष्मा का इंजन बनाना असंभव है जो रिपीट दिस। जो द्वितीय नियम है वो रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय नियम को जरा ध्यान से देखना। इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा पानी को अगर ऊपर से नीचे गिराए तो स्वतः ही आ जाता है, लेकिन जब पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना होता है तो उस समय उस पर वर्क करना पड़ता है। आपको मोटर लगानी पड़ती है, मोटर वर्क करता है, वर्क करने के बाद उसको बेचारे को नीचे से ऊपर भेजा जाता है। नीचे से ऊपर भेजने के लिए क्या होता है, काम करना पड़ता है। अब इसको सेकंड लॉ में लेते हैं। सेकंड लॉ कहता है कि ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्वतः ही प्रवाहित होती है। आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्वतः ही प्रवाहित होती है, लेकिन कार्य करके प्रोसेस को उल्टा किया जा सकता है, यानी कार्य करके ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेजा जा सकता है। यही है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और इसी को रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसे हम ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहते हैं या रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत। ध्यान रखना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में आप देखिए वैसे तो ठंडी चीज़ रखो आप, थोड़ी सी ठंडी, ज़्यादा ठंडी नहीं। जैसे मान लो आपने एक सेव रख दिया तो वो क्या करेगी कि उसमें जो कार्यकारी पदार्थ है वो क्या करेगा, उस ठंडी वस्तु से भी ऊष्मा लेगा, और जब ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेगा तो वो और ठंडा हो जाएगा सेव, और उसके बाद में कंप्रेसर से वो ऊष्मा को बाहर निकाल देगा। तो यही है इसका सिद्धांत। इसका सिद्धांत कभी बहुत डीप में अगर आप लोगों की इच्छा हुई तो मैं ज़रूर एक वीडियो बना दूंगा, काफ़ी लंबी चलेगी, लगभग 30 या 40 मिनट की वीडियो होगी, उसमें समझना पड़ेगा। बस आप अभी इतना समझ लीजिए कि रेफ्रिजरेटर का जो सिद्धांत है वो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पर आधारित है। द्वितीय नियम क्या कहता है, ऊष्मा का ऐसा इंजन मतलब ऊष्मा स्वतः ही उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है और कार्य करके हम निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा भेज सकते हैं, यानी ऊष्मा की पंपिंग की बात करता है जो सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ मैंने गलती से पहले ही बता दिया था। थर्ड लॉ क्या है, ऊष्मा का ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो कार्यकारी पदार्थ को किस में बदल दे, संपूर्ण कार्यकारी पदार्थ को कार्य में बदल दे। तो संपूर्ण ऊष्मा को कार्यकारी पदार्थ में संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदल दे। ये बात ध्यान रखना, 100% यानी क्यों ऊष्मा को 100% कार्य में बदल दे, ऐसा कोई इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यानी कि कुछ हिस्सा तो गर्म होके निकलेगा ही, ये तो हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि जो थर्ड लॉ है वो बिल्कुल फर्स्ट लॉ को कंप्लीटली फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भाई थोड़ा सा ही कार्य कर सकते हो, थोड़ा सा तो नुकसान होगी, ऊष्मा जो है थोड़ी सी क्या होगी, हानि होगी उसकी, लेकिन अब वो क्या कहता है कि ऐसा इंजन बनाना ही इस इम्पॉसिबल है जिसमें 100% ऊष्मा को कार्य में बदला जा सके। थर्ड लॉ तो ये कहता है।
अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम तो क्या ऊपर से पानी गिराएं और नीचे वो टरबाइन चलाएं और पानी नीचे इकट्ठा होता रहे। तो भाई वो पानी की जितनी स्थितिज ऊर्जा है उसका कुछ ही हिस्सा टरबाइन में काम में आएगा, अगर बाई द वे हम ऐसा करते हैं तो, ठीक है। बाकी तो उसमें छोटा छोटा हिस्सा उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित, ऐसा नहीं हो सकता कि हमने पानी के संपूर्ण जो स्थितिज ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करके और अंत में उससे टरबाइन घुमा लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ से एक काल्पनिक प्रश्न भी बन सकता है कि क्या पानी की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है? तो इसका जवाब है नहीं भाई, संपूर्ण को तो नहीं बदल सकता है, क्योंकि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लग जाता है ना, उसका 70% बदल सकता है, 80% बदल सकता है, संपूर्ण नहीं बदल सकता है, ठीक है। तो ये तो था ऊष्मा के ऊपर।